आज के इस वीडियो में हम अपकिरण की माप का अध्ययन करेंगे और अपकिरण को डिस्पर्सन कहा जाता है। स्पीगेल की एक परिभाषा है, वह सीमा जहाँ तक समंक एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे समंकों का विचरण या अपकिरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम कोई माध्य निकालते हैं तो बाकी जो पद मूल्य हैं जो समंक श्रेणी में दिए गए हैं वो उस माध्य से कितनी दूरी पे हैं, कम दूरी पे है कि ज़्यादा दूरी पे है, ये ज्ञात करने के लिए हम अपकिरण का प्रयोग करते हैं। और औसत और अपकिरण में क्या अंतर है, एक उदाहरण से हम जान सकते हैं कि मान लीजिए 3 देश हैं, तीनों देशों की प्रति व्यक्ति आय दी गई है। यहाँ हम 5-5 लोगों का अगर आंकड़ा लेते हैं तो ए देश में देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 120 है, इसलिए इसका औसत कितना आया है 120। हमने कैसे निकाला, यहाँ पे इसका योग 600 आया, इसको 5 से भाग दे दिया तो औसत कितना आया 120 आया। यहाँ पे बी देश का आंकड़ा है जिसमें पांचों व्यक्तियों की आय जो है वो अलग अलग है, लेकिन औसत आय क्योंकि टोटल 600 आया, औसत आय 120 ही आई। तो हम यहाँ देखते हैं कि औसत जो है वो माध्य से ज़्यादा दूरी नहीं दिख रही है, मतलब विचरण ज़्यादा नहीं है। तो ये लगभग सत्य माना जाएगा कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति की आय लगभग 120 है। यहाँ हम देखेंगे कि सी देश में हम प्रति व्यक्ति आय 120 मान रहे हैं क्योंकि टोटल 600 आया और व्यक्ति 5 थे। तो यहाँ क्या हो रहे हैं, देखते हैं कि वास्तविकता कुछ और है। भले ही औसत 120 आया है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय ये तो दिख रही कि 120 है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। ये देखिए माध्य से पहले व्यक्ति की जो आय है वो कितनी दूरी पे है, ये देख सकते हैं कि लगभग 70 रुपये, यहाँ पे 60, 80, यहाँ 90, यहाँ 100, मतलब बाकी जो व्यक्ति है उनकी आय माध्य से बहुत ही कम है। और यहाँ देखते हैं एक व्यक्ति की आय 460 है, जिससे कि जो औसत है वो ज़्यादा आ गया। इसी को मैंने रेखा चित्र से बताया है। नीचे है व्यक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 और ये है ए देश के व्यक्तियों के सीधी है, मतलब कोई अंतर नहीं है। औसत से यहाँ कोई अपकिरण नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे है तो ये अपकिरण कहलाएगा, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा दूरी है, ये देख लीजिए ये औसत से। तो इस प्रकार अपकिरण जो है वास्तविकता को बताता है कि बाकी जो मूल्य है, ये बाकी मूल्य माध्य से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं। इसकी एक परिभाषा भी हम ले सकते हैं, ली है हमने। इस प्रकार अपकिरण से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि समंक श्रेणी के बाकी पद मूल्य माध्य से कितनी दूरी पर है, उनका विस्तार कितना है। और यहाँ कुछ प्रमुख बातें जो हमको जान लेना ज़रूरी है कि इसको द्वितीय श्रेणी की माप कहते हैं। प्रथम श्रेणी की माप किसे कहते हैं, समांतर माध्य को कहते हैं। इसलिए दोनों में अंतर ये है कि समांतर माध्य में जो वास्तविक जो माध्य निकाला जाता है उसके पद मूल्यों पर आधारित होता है, जबकि जो अपकिरण की माप निकाली जाती है वो विचलन का माध्य होता है। ये दोनों में अंतर है। कैसे होता है उदाहरण से और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। बस ये जान लीजिए कि वो वास्तविक माध्य पे आधारित है और अपकिरण की माप जो है वो विचलन के माध्य पे आधारित है। और इसको 2 प्रकार से हम देखते हैं, निरपेक्ष या सापेक्ष। जब किसी समकमाला के प्रसार या विचरण का माप निरपेक्ष रूप में उस श्रेणी की इकाई से ही किया जा सकता है, माने जो पद मूल्य दिए हैं उससे हम विचलन निकालते हैं, उसको सेंटीमीटर, रुपए, किलोमीटर में प्रस्तुत कर देते हैं तो वो उसकी निरपेक्ष माप होती है। और जब हम अपकिरण या विचलन से माध्य लेके वास्तविक माध्य से उसको भाग दे देते हैं तो वो उसका सापेक्ष मूल्य कहलाता है। अपकिरण की सापेक्ष माप निरपेक्ष माप को माध्य से भाग देकर ज्ञात की जाती है, इसे अपकिरण गुणांक भी कहते हैं। तो निरपेक्ष माप में क्या क्या आ जाएगा, अगर रुपए, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, वर्ष आदि में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये खास करके
एमए की कक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न। अब हम देखेंगे कि अपकिरण की माप को कितनी विधियों से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सीमा रीति है। सीमा रीति जिसको लिमिट्स कहते हैं, ये यहाँ पे ये 3 प्रकार का हम देखेंगे। विस्तार जिसको रेंज कहते हैं, अंतर चतुर्थक विस्तार इंटर क्वार्टाइल रेंज और शतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज। इसको विचलन मध्यक रीति होती दूसरी, जिसमें हम चतुर्थक विचलन या अर्ध चतुर्थक विस्तार कहते हैं। एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी क्वार्टाइल रेंज दोनों कहा जाता है। माध्य विचलन और प्रमाप विचलन प्रमुख रूप से ये आप लोगों को अध्ययन करना है, फिर भी बेसिक जो भी है हम आपको जानकारी देंगे। और एक बिंदु रेखी विधि भी होती है जिसको कि लॉरेंज वक्र कहा जाता है। तो ये है अपकिरण के माप की विभिन्न विधियाँ। अब हम देखते हैं कि रेंज या विस्तार कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल विधि है। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर L ऋण S। और ये व्यक्तिगत श्रेणी में निकालना मैं आपको समझाती हूँ। इसको 2 चीज़ें निकालेंगे, एक तो सिंपल विस्तार निकालेंगे, फिर उसका गुणांक निकालेंगे। तो ये प्रश्न में दिया है व्यक्तिगत श्रेणी जान रहे हैं आप। यहाँ पे टोटल मैंने 10 इकाइयाँ ली हैं और इनका मूल्य है 25, 30, 65, 50। मिक्स है, मतलब कोई आरोही या अवरोही क्रम में जमा हुआ नहीं है। तो ये जो पद मूल्य हैं हम क्या देखेंगे, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखिए 25, 30, 65, 50, 20, 55, 70, 80, 60, 90। तो सबसे छोटा मूल्य कौन सा है 20, जिसको हम S कहेंगे। और सबसे बड़ा मूल्य क्या है 90, जिसको हम L कहेंगे। तो L हो गया 90 और S हो गया 20। फॉर्मूला क्या है L माइनस S। मैंने 90 में 20 घटा दिया। तो रेंज या विस्तार मैंने ये सीमा कहाँ तक फैली 70 की दूरी तक फैली। और इसका गुणांक निकाल देते हैं कितने प्रतिशत विचलन है एक प्रकार से। तो 90 में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा L माइनस 1 और L प्लस S। सबसे छोटी L से लार्ज सबसे बड़ी संख्या, स्मॉल सबसे छोटी संख्या, घटा दिया निकल गया। फिर बड़ी और छोटी संख्या को जोड़ लिया। छोटी संख्या इसके जो पहला वाला हमने घटाया और जोड़ा, इससे हमने इसको इससे भाग दिया। तो ये हमारा निकल गया विस्तार गुणांक। तो लगभग विस्तार गुणांक कितना है इसे हम तुलना कर सकते हैं अगर दूसरी श्रेणी और इसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है 0.636। उसके बाद हम देखेंगे खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी आप जानते हैं जिसमें आवृत्ति दी गई रहती है। तो ये भी बहुत ही इजी है। यहाँ हमको आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है। सबसे छोटी संख्या आप देख रहे हैं ये जमा जुमाया है, ये है 5 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30 है। तो S बराबर हो गया 5 और L बराबर हो गया 30। तो रेंज निकल जाएगा, ये क्या हो गया L माइनस S। रेंज कितना आ गया 25 आ गया। इसका गुणांक निकाल देते हैं उसी फॉर्मूले से। 30 में 5 घटाया और 30 में 5 जोड़ा, तो ये आ जाएगा इसका विस्तार गुणांक प्रतिशत। 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत आ जाएगा 0.714। इसी को अगर हम सतत श्रेणी में देखते हैं, सिंपल सा उदाहरण है। यहाँ भी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो यहाँ L माइनस 1S हो गया। 60 में 10 घटाया 50। इसी तरीके से L माइनस 1 और L प्लस 1, ये इसका विस्तार गुणांक जो है वो ज्ञात हो गया। अब हम देखेंगे कि अंतर चतुर्थक विस्तार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप लोग मध्यिका पढ़े हैं, उससे लगभग मिलता जुलता ही है। लगभग 90% वही है। बस इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज ऐसा लिखा जाता है। Q3 और Q1। Q3 को तृतीय चतुर्थक कहते हैं और Q1 को प्रथम। देखिए मध्यिका जो है उसको Q2 कहते हैं क्योंकि वो पदों को 2 भाग में बांटती है। यहाँ पे Q3 है माने ये तीसरे भाग का औसत है और Q1 है मतलब पहले भाग का औसत है। तो तीसरे भाग का औसत और पहले भाग के औसत का अंतर हम यहाँ ज्ञात करते हैं। तो ये उदाहरण मैंने सतत श्रेणी में लिया है क्योंकि व्यक्तिगत और खंडित का आप
जब चतुर्थक विचलन पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर कर दूँगी। यहाँ वर्ग देखिए 4 से 5 है। तो सबसे पहले हम जैसे मध्यिका में संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं वैसे ही संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये 5 हो गया, 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 15 40, 40 और 6 46, 46 और 48, ये ऐसा करके हम लोग संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या निकालते हैं? स्मॉल q1। तो यहाँ बस मध्यिका और इसका ये जो है फॉर्मूला चेंज हो गया, ये 4 से भाग देंगे क्योंकि हम चतुर्थक निकाल रहे हैं, तो ये n4 हो जाएगा। तो n कितना है? यहाँ पे n बराबर 49 है, तो 49 को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 12.25। अब देखेंगे हम कौन सी संचयी आवृत्ति में है। तो यहाँ हम देखते हैं ये है संचयी आवृत्ति, किसके अंतर्गत आ गई? 13 के अंतर्गत, है ना, 13 के अंतर्गत आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे? Q1 निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको मिल गया C, पहले भाग का C, Q1 वाले भाग का C मिल गया, F मिल गया, L1 और L2 मिल गया। C क्या है? संचयी आवृत्ति से पूर्व की आवृत्ति कितनी है? 5, और साधारण आवृत्ति ये कितनी हो गई इसकी? 8, और L1 कितना है? वर्ग की निम्न सीमा 5 और उच्च सीमा 6। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही फार्मूला जो मध्यिका में लगाया जाता है, बस क्या चेंज हो गया? मध्यिका में ये m रहता है और ये क्या हो जाएगा? Q1। सेम वैसा ही बनाना है। तो L1 हमको 5 मिला, L2 6, 6 5, और साधारण आवृत्ति कितनी है? 8। Q1 मिला 12.25 ऋण 5, संचयी आवृत्ति से पूर्व की आवृत्ति। इसको पहले इधर का काम हम कर लेते हैं। 6 में 5 घटाया 1, 12.25 7 ये ऐसा गुणा किया, इसको अब भाग दिया तो कितना है? 0.90, दोनों को जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया? Q1। ऐसे ही देखिए अब Q2 ज्ञात करना है, मैंने Q3 ज्ञात करना है, सॉरी। तो तीसरा भाग मिल जाएगा, तीसरा भाग मिलेगा तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे। तो शॉर्ट तरीका ये है, n4 तो हमने ज्ञात कर ही लिया था। n4 कितना आया था? 12.25। उसको सीधे सीधे 3 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल गया 36.75। अब क्या करेंगे? Q3 निकालेंगे। फॉर्मूला सेम वही है, Q1 की जगह Q3 आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ इस प्रकार आप देख लीजिए कि वर्ग हमको कौन सा मिला है? 36.75। CF 40 में आता है, तो इसका Q3 का C हो जाएगा 35, मतलब संचयी आवृत्ति से पूर्व की आवृत्ति। F हो जाएगा 15, L1 हो जाएगा 7 और L2 हो जाएगा 8। अब इसको सूत्र में डाल के हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए वही फार्मूला है, ये मान रख दिया, इसको घटा दिया। C कितना था? 25 था, ये घटाया तो इतना आ गया, 8 में 1 गया, ये हल किया, इसका मान आ गया 0.78, तो ये हो जाएगा इतना। अब हमारा Q3 कितना आया है? 7.78 और Q1 आया है 5, तो ये हमारा अंतर चतुर्थक विस्तार आ गया 1.88 सेंटीमीटर। दोनों चतुर्थकों की दूरी कितनी है? विस्तार कितना है? कितने का अंतर है? 1.88 का अंतर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्थक विचलन गुणांक के बारे में। चतुर्थक विचलन गुणांक जो है वो तीनों श्रेणियों में हम इसका अध्ययन करेंगे। ये भी बहुत ही सरल है, जिससे मध्यिका अगर आप अच्छे से निकाल सकते हैं तो चतुर्थक विचलन में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। व्यक्तिगत श्रेणी में हम देख रहे हैं कितनी वैल्यू हमने ली है। यहाँ पे ये 23 है, टोटल जो अंक है वो 23 है। जैसे 15 से ये कुछ अंक रिपीट भी हुए हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत श्रेणी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा ये रहता है, सिंपल है क्योंकि Q1 ही निकालना है, व्यक्तिगत श्रेणी है, तो ये सूत्र रहता है n+1/4वें पद का आकार। टोटल n माने टोटल नंबर बच्चों के
परीक्षार्थियों के अंक दिए हैं, तो टोटल कितने हैं? 23 है। 23 परीक्षार्थियों के अंक है, तो n बराबर कितना आएगा? 23। 23 में 1 जोड़े तो 24 हुआ। 24 को 4 से भाग दिया। छठवें पद का आकार, तो हम यहाँ पे देखेंगे छठवां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो छठवें पद का आकार क्या है? 27 है। तो Q1 कितना हो जाएगा? 27। फिर हम देखेंगे कि तीसरा जो Q3 निकालना है, तो पहले ही मैंने बताया था कि n+1 24 है। 6 आया, 6 को 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए ये वाला जो 6 है, क्योंकि ये फार्मूला तो सेम ही है, ये और ये, बस इसका हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 तिया 18 और 18वें पद का मूल, तो यहाँ से काउंट करते जाइए। 18वां पद कौन सा है? 18वां पद है 50। तो 18वें पद का मूल्य हो गया 50। अब चतुर्थक विचलन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ देखिए चेंज हो गया। अंतर चतुर्थक विस्तार में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमको क्या मिल जाता है? चतुर्थक विचलन। तो Q3 की वैल्यू 50 है, Q1 की 27 है। 2 से भाग दे दिया तो उत्तर आ गया 11.5। लेकिन ये चतुर्थक विचलन जो है, इसका गुणांक निकालते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक खंडित श्रेणी का उदाहरण लिया हमने। इसमें क्योंकि आवृत्ति है, तो जब भी आवृत्ति रहेगी हम उसकी संचयी आवृत्ति निकाल लेंगे। कैसे निकालें आप पहले देख सकते हैं कैसे निकालते हैं इसको। सिंपल सा वही फार्मूला है, n+1/4वें पद का आकार, चौथे पद का आकार। उसके बाद ये हमारा निकल गया। यहाँ पे हमने क्या किया? n कितना है? 30 है। 31 को 4 से भाग दिया। देखेंगे कौन सी संचयी आवृत्ति में आ रहा है? 10 में आ रहा है। ठीक है, तो Q1 बराबर हमको सिंपल 14 मिल गया। उसके बाद Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। उसको हम इसी प्रकार कर लेंगे। पहला कितना आया था? n1+1 का मान कितना आया था? यहाँ पे n+1/4 का मान ये आया था 7.75। तो सीधे सीधे इसको 3 से गुणा कर दिया। ये कितना आया? 23.25। जो संचयी आवृत्ति देखिए 20 से बड़ा है, 26 से छोटा है। ये तरीका है इसका निकालने का। ये आ गया इसमें, और इसका जो वैल्यू है वो है इसकी 35। तो Q3 कितना हो गया? 35 हो गया। तो क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन कितना आ गया? Q3 - Q1 35 ऋण कितना आया था? 14। 2 से भाग दिया 10.5। अब हम देखेंगे सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में हम कैसे निकालते हैं? वर्ग देख लिया आप लोगों ने, वही फॉर्मूला, बस पहले के जो व्यक्तिगत और खंडित में क्या लगता था? n+1। यहाँ 1 नहीं लगेगा, यहाँ 1 हट जाएगा। तो टोटल जो हमारा n है वो 35 है, तो यहाँ 35 लिखेंगे। 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 8.75। जो CF किस में आता है? 15 में आता है। और वर्ग इसका क्या हो जाएगा? 20 से 30। तो हमारा वही फॉर्मूला जो अंतर चतुर्थक में मैंने बताया था, तो वैसा ही यहाँ पे भी यूज़ होगा, L1 और L2। तो Q1 निकालेंगे उसी तरीके से। Q1 है, ये देख लीजिए, Q1 का मान हमको 8.75 मिल गया। ये हमने हल किया तो हमारा Q1 इतना आ गया। इसी प्रकार n/4 का मान हमारा 8.75 आया था। इसको 3 से गुणा करेंगे। ये CF किस में आएगा? 30 में आएगा, क्योंकि इसका मान कितना है? 26.25। और वर्ग मिल जाएगा हमको। वर्ग इसका क्या है? 40 से 50। उसी प्रकार मान रख लेंगे Q3 निकालने के लिए। Q3 - C, ये देखिए इसमें घटाया, दोनों का अंतर 10 है। 10 है और F भी कितना है? 10 है। तो ये 1 रह जाएगा, इसको जो घटाया ये हो गया। अब बात उठती है कि चतुर्थक विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं। जो इसकी कौन सी माप है? सापेक्ष माप। ये सब में निकाल सकते हैं। यहाँ Q3 - Q1, Q3 इसका फॉर्मूला है, जैसे रेंज का था उसी प्रकार से है। Q3 का मान रखेंगे, Q1 का घटाएंगे, फिर Q3 का रखेंगे, जोड़ेंगे
इसको हल करेंगे और भाग दे देंगे, ये घटाने के बाद, ये जोड़ने के बाद, तो जो भी मिलेगा वो इसका गुणांक होगा। ये आप व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि चतुर्थक विचलन में जो गुणांक निकालते हैं वो सापेक्ष माप होती है, और सिंपल जो चतुर्थक विचलन होता है वो उसकी निरपेक्ष माप होती है। धन्यवाद।